तो का सिलेबस खत्म हो रहा और बातचीत बढ़ना शुरू हो गया। नहीं, बातचीत करना ज्यादा शुरू कर दिया है और खास तौर पे आस्था सबसे ज्यादा बातचीत करती है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का नेक्स्ट सेगमेंट है इस टॉपिक में। मतलब इस पार्ट में सबसे पहले हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे। तो जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफायर का मतलब क्या है। कहता द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, और जो डिवाइस यूज करते हैं उसको रेक्टिफायर कहते हैं। और पीएन जंक्शन डायोड लो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में क्रिएट करता, हाई रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में। इसलिए यहां पर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में ही यूज करेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग में ही इसका कंडक्टिविटी हम लोग देखते हैं। मतलब कहने का मतलब जो भी सर्किट डायग्राम बनेगा या जो भी हम लोग डायोड यूज करेंगे फॉरवर्ड बायस मोड में, रिवर्स बायस मोड में यूज नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम एक तरह से आइडियल कंडीशन में ये मान करके चले कि फॉरवर्ड बायस से ही हम लोगों को आउटपुट मिलेगा, रिवर्स बायसिंग से कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। एक तो बेसिक ये हुआ। अब रेक्टिफिकेशन में हम लोग कहते हैं कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब यदि हम इनपुट में सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ दे दे, ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रखा है, और हमको आउटपुट में इस तरह का पैटर्न मिल जाए, तो हम कहते हैं कि ये रेक्टिफिकेशन हुआ। इसका मतलब एसी कन्वर्ट कर दिया डीसी में। तो जैसे आउटपुट हमको या तो ऐसा फॉर्म हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि डायरेक्ट करंट का मतलब उस मैग्नीट्यूड, यदि इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा है लेकिन डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव साइकिल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा एक लेमैन की तरह। अब यहां पर एक ऐसा भी पार्ट आ सकता है कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही रिप्रेजेंट हो, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं हो। दोनों डीसी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये एसी इनपुट में होगा और ये दोनों आउटपुट में होगा। तो एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, यही रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में होगा। ये एसी से हम डीसी में इसको कन्वर्ट कर दें। अब यहां पर हमारा पहला रेक्टिफायर का दो पार्ट है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम सिंगल डायोड यूज करेंगे और फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज करेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग इनपुट में यहां पर एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जिसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। स्टेप डाउन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। इसका सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो स्टेप डाउन होगा, यदि प्राइमरी कॉइल का कम होता है तो स्टेप अप होता है। तो हम यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। इसके साथ एक डायोड को कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर जहां हमको आउटपुट लेना है उसको हम लोग लोड रेसिस्टेंस कहते हैं। जहां से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो ये इनपुट है। तो इनपुट में प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, इनपुट में हम लोग एसी देंगे। तो ये इनपुट का सेगमेंट हो गया, वी इनपुट कह सकते हैं। यहां से सोर्स का इनपुट हो गया, और यहां पर हम लोगों को इसके एक क्रॉस आउटपुट मिलेगा। एक क्रॉस लोड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं कि जो आउटपुट है, रेजिस्टेंस का काम ही है करंट को लिमिट करना, तो आउटपुट यहां पर लिमिट होगा और इसलिए लोड रेजिस्टेंस आरएल यूज करेंगे। यहां पर ये डायोड फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में है, पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला एंड है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो। अब एक एक स्टेप को हम लोग देखते हैं। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ये इनपुट ये आउटपुट में देगा। अब सेकेंडरी कॉइल के दो टर्मिनल को यहां पर रिप्रेजेंट किया है, एक पॉजिटिव से और नेगेटिव से। जैसे ही आप एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हो, इस कंडीशन में जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, यहां पर हम इसको अलग से एक ग्राफ बना रहे हैं और यहां लिख रहे हैं
ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आप प्रोवाइड करते हैं, S1 बिकम्स पॉजिटिव, S1 पॉजिटिव हो जाता है, S2 नेगेटिव है। इसका मतलब S1 का ये टर्मिनल डायोड के P से कनेक्ट होगा, मतलब पॉजिटिव से डायोड का ये टर्मिनल कनेक्ट हो गया। इसका मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में चला गया। डायोड जब फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा तो आउटपुट मिल जाएगा। इसका मतलब यहां पर हम लोगों को आउटपुट मिला। अब ये जो आउटपुट मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो पॉजिटिव का आउटपुट पॉजिटिव मिल गया। ये समय डायोड कंडक्ट कर गया। अब नेक्स्ट आ जाए नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहां पर हम नेगेटिव हाफ साइकिल ड्रॉ कर देते हैं। तो जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल, इस कंडीशन में ये जो टर्मिनल S1 है वो नेगेटिव हो जाएगा, S2 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये S1 का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के ये जो वाला पार्ट P पार्ट है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब डायोड हमारा यहाँ रिवर्स बायस मोड में चला गया। इसका मतलब रिवर्स बायस में हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, देयर इज नो आउटपुट, हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, यहां पर कुछ नहीं मिला। फिर हम नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएंगे, तो नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएंगे तो फिर डायोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ S1 से कनेक्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस मोड में चला जाएगा, तो यहां डायोड कंडक्ट करने लगेगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही साइकिल रिपीट होता रहेगा ओवर एंड ओवर अगेन, और हम लोगों को पल्सेटिंग आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। अब इसको हम लोग अपने रिजल्ट्स को देख लेते हैं। यहां पर यही है, हमारा पॉजिटिव साइकिल है, तो पॉजिटिव, अभी सिर्फ हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं जिसमें डायोड कंडक्ट किया है। तो दोनों पॉजिटिव साइकिल में, मतलब नेगेटिव साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, तो पॉजिटिव साइकिल में डायोड कंडक्ट कर रहा है। ठीक इसी तरह से हमने लिखा कि AC वोल्टेज को हमने अप्लाई किया अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, AC EMF इंड्यूस हो गया सेकेंडरी में ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, और पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट वोल्टेज का, जिसमें हमने बताया कि आपको S1 टर्मिनल पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू S2, तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो गए, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करंट का फ्लो थ्रू RL हुआ और एक आउटपुट वोल्टेज मिल गया। इस फॉर्म में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात किया। इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल में आ जाए, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में देखेंगे, तो यहां नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें कोई आउटपुट नहीं, तो आप इसको ब्रेक करके ही बना सकते हैं। और फिर यहां पर एक्सप्लेनेशन वैसे ही है, लिखा है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC वोल्टेज S1 क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर नेगेटिव होना चाहिए, अपने PDF में ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो जल्दबाजी में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो यहां नेगेटिव होगा और यहां पर पॉजिटिव। ठीक, तो इस कंडीशन में जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो गया, नो आउटपुट क्रॉस या थ्रू RL, और नो आउटपुट वोल्टेज थ्रू RL। ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है नेक्स्ट साइकिल में, और डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है, क्योंकि हमको कंटिन्यूअस का मतलब प्लस मिले फिर माइनस मिले फिर प्लस मिले, तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी है। अब इसको हम लोग एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे पॉजिटिव, या एक साथ भी आप लिख सकते हैं, एक साथ ऐसे ग्राफ बना देंगे। यहां पर आपका प्राइमरी सेकेंडरी, इस टर्मिनल को पॉजिटिव निगेटिव, और इधर सारा आप पॉजिटिव निगेटिव हाफ साइकिल को दिखा दीजिए, और इधर सिर्फ पॉजिटिव को दिखाया जो हमने पहले आपको एक्सप्लेन किया। और फिर उसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल का लैंग्वेज है, जिसमें उन्होंने लिखा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल S1 becomes positive and S2 becomes, yeah, S1 becomes positive with respect to S2. The diode gets forward bias and hence an output is obtained through RL. फिर negative half cycle में and S1 is negative with respect to S2. The diode becomes reverse bias and hence no output is obtained through RL. ठीक, आ गया समझ में हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आ जाए नेक्स्ट है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड यूज करेंगे।
तो फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यहां पर कनेक्ट किया, एक D1 और दूसरा D2। ठीक, यहां पर ये प्राइमरी कॉइल और यहां पर ये सेकेंडरी कॉइल। अब यहां पर यदि हम पहले जैसे आउटपुट इधर निकाल रहे थे थ्रू RL, तो यहां पर हमको दोनों के क्रॉस चाहिए, इसलिए हमने बीच में यहां पर एक तरह से ब्रिज फॉर्म करके बीच में यहां पर लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और जो भी हमको आउटपुट मिलेगा वो थ्रू RL मींस AB टर्मिनल के अक्रॉस हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक, अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग आ जाए। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, फिर नेगेटिव करेंगे। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे, ये डायोड D1 का ये टर्मिनल पॉजिटिव है, इसका मतलब ये S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव। तो डायोड D2 का ये टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो डायोड D1 का जब ये पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ तो P बिकम्स पॉजिटिव और यहां पर P बिकम्स नेगेटिव। तो ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया और नीचे वाला डायोड रिवर्स बायस हो गया। इसका मतलब आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट किसके कारण मिलेगा? फॉर D1 जो फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक, नेगेटिव हाफ साइकिल में आ जाए। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में जब आएंगे तो क्या होगा? D1 क्या बन जाएगा? S1 क्या हो गया? नेगेटिव। तो D1 नेगेटिव हो गया और D2 क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। इस कंडीशन में ये वाला ऊपर वाला रिवर्स बायस D1 रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा D2। इसका मतलब जो भी आउटपुट मिल रहा है वो D2 के कारण से मिल रहा है। तो यहां पर ये D2 के कारण से एक आउटपुट वोल्टेज मिली। इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएंगे, फिर D1 हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। D1 बिकम्स आउटपुट D1 के कारण से आया। फिर यहां पर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे तो वहां से ही रिपीट हो रहा है, तो D2 के कारण से आउटपुट मिलेगा। ये भी हमारा क्या आ गया? हाफ वेव बन रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं बन रहा है, तो ये DC आउटपुट आ गया। इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज करके V0 के क्रॉस रिपीट कर रहे हैं। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो S1 बिकम्स पॉजिटिव, तो D1 का ये टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, तो D1 बिकम्स फॉरवर्ड बायस, D2 बिकम्स रिवर्स बायस। अब यहां जब ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट का फ्लो हो गया, और करंट का फ्लो थ्रू AB, इसलिए हम लोगों को आउटपुट V0 के क्रॉस मिल गया थ्रू RL। यहां से ये नेगेटिव है तो किसी तरह का करंट का फ्लो नहीं हुआ, यहां ब्लॉक कर दिया रिवर्स बायसिंग। ठीक, दूसरे वाले केस में आ जाए तो जब यहां पर नेक्स्ट केस में नेगेटिव हाफ साइकिल में आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। यहां से D1 से कोई आउटपुट नहीं और D2 से करंट का फ्लो होगा, और ये करंट का फ्लो थ्रू RL और V0 मींस AB के क्रॉस हम लोगों को आउटपुट मिल जाएगा D2 के कारण से। आ गया समझ में? अब इसी को हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में दिखाया, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में दिखाया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में किसका कंडक्शन है? D1 का कंडक्शन है। ठीक है, ठीक, इसी तरह से यही लिखा है पॉजिटिव इनपुट में S1 पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू S2, D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस, D1 कंडक्ट कर रहा है, D2 कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में आ जाए तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा बता दो? D2 के कारण से होगा आउटपुट, तो वही लिखा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट AC वोल्टेज एंड S1 इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू S2, द डायोड D1 क्या बन गया? रिवर्स बायस, और D2 क्या बन गया? फॉरवर्ड बायस। तो आउटपुट हम लोगों को D2 के कारण से मिला। क्लियर है? 100%। अब इसी को हम लोग एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक साथ मतलब लिख सकते हैं ड्रॉ करके एग्जाम में एक साथ, वैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा दिया, नेगेटिव नेगेटिव दिखा दिया, और यहां पर आउटपुट
बता दिया इसके क्रॉस। क्लियर? 100%? बोलो। अब यहां पर निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही कर। अब इस डायोड का, ये तो हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ा, अब डायोड के टाइप्स पढ़ेंगे। ये तो डायोड का यूज किया। तो डायोड का पहला टाइप है जीनर डायोड। हमने आपको बताया था रिवर्स बायसिंग मोड में डायोड, और कहा था कि रिवर्स ब्रेकडाउन होते हैं, जिसका नाम जीनर ब्रेकडाउन कहा। वहां पे जब हम लोगों ने वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, तो रिवर्स बायस वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच डायोड के ग्राफ का नेचर ऐसा आया था। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीज कर गया, और हमने कहा था कि उस कंडीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होता है और वो ब्रेक डाउन होता है, जिसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा था, और ऐसा जीनर ब्रेक डाउन भी कहलाता है। और दूसरा नाम हमने कहा था ए वैलेंस ब्रेक डाउन। अब यहां पर इसका फायदा क्या हुआ कि यहां पर ये जो जिस वोल्टेज पर ये करंट लार्ज हो रहा है, ये करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसी को हम लोगों ने जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा था। इसका फायदा यह है कि यह आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है। हमने वहां भी आपको एक टर्म बताया था कि जब ऐसा आउटपुट कांस्टेंट मिला तो ये स्टेबलाइजर में यूज हो सकता है जहां वोल्टेज का फ्लक्चुएशन। इसलिए कांस्टेंट आउटपुट के लिए हम इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, स्टेबलाइजर में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग इनपुट में जीनर डायोड को यूज कर लें और जीनर डायोड से हम लोगों को एक कांस्टेंट आउटपुट मिले। इसी पर बेस्ड हमारा जीनर डायोड है। कहता हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन, ठीक, और कहता इज नॉट डैमेज्ड इवन बाय हाई रिवर्स करेंट। यदि आप हाई रिवर्स करंट भी देते हो तो ये डैमेज नहीं होगा, और ये बिना किसी डैमेज के एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट मैक्सिमम देता है। इसलिए हम इसको, वोल्टेज को आप रेगुलेट कर रहे हो, वोल्टेज को एक कांस्टेंट आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो, इसलिए हम इसको वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। ठीक, अब यहां पर हमारा पहले सिंबल है। जीनर डायोड में सिंबल ऐसा होता है, पीएन जंक्शन डायोड में सिर्फ एक लाइन होता है, यहां पर यह कर्व हो जाता है, इसलिए हम इसको जीनर डायोड से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल वगैरह याद रखना है। अब इसका कनेक्शन देखिए। अनरेगुलेटेड वोल्टेज, जहां पर आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, उसके साथ सीरीज में एक आर रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे विद जीनर डायोड। जीनर डायोड के एक क्रॉस हम लोड रेजिस्टेंस आर लेंगे, तो हम लोगों को एक रेगुलेटेड वोल्टेज मिलता है। इसका रीजन क्या है कि यहां से जो करंट चलता है, यहां से जो अनरेगुलेटेड पार्ट से करंट का फ्लो है, यहां से ये जब करंट चला तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट कर देता है, एक आईजेड जीनर डायोड में और एक लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आई एल। इसका मतलब जो इनपुट करंट आई है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता आई जेड प्लस आई एल। अब कैसे कांस्टेंट आउटपुट देता है? तो यहां मान लो कि सपोज यहां से हमने V इनपुट सप्लाई दिया, तो ये रेजिस्टेंस जो है इस वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दो पार्ट में, पोटेंशियल एक क्रॉस R और ये पोटेंशियल एक क्रॉस जीनर डायोड। इसका मतलब यहां पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब ये जीनर डायोड का काम है इस RL के अक्रॉस एक कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड कर देना। वोल्टेज आपका मान लो कि सपोज 240 हो गया, हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहां पर हमको चाहिए आउटपुट में 180 200 मान लो, तो 240 आपका इनपुट है, तो 240 में ये उतना ही रेजिस्टेंस डाल दे जिससे कि ये 40 अपनी तरफ एक तरह से 40 और 200 में ब्रेक कर दे। अब हम लोग को आउटपुट में क्या मिल जाएगा? कांस्टेंट आउटपुट, रेगुलेटेड वोल्टेज। आ गया समझ में?
तो ये किस मोड में होगा? ये यदि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि जीएन डायोड को किस मोड में कनेक्ट करेंगे, रिवर्स बायस मोड। ठीक है, लिखा व्हेन ए जीएन डायोड इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन द वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, और ये रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाता। हमने ये भी बताया कि वोल्टेज, जैसे अभी जस्ट आपको बताया कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज, इसी को यहां पर लिखा है, ये दो पार्ट में ब्रेक कर देगा, एक वीआर हो जाएगा, एक वीजेड हो जाएगा। यहां से जो करंट है इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एक करंट थ्रू जीएन डायोड और एक करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस, और फाइनली हम लोग को एक रेगुलेटेड वोल्टेज कांस्टेंट आउटपुट मिल। तो ये जीएन डायोड का काम। ठीक, नेक्स्ट आ जाए, दूसरा है फोटो डायोड। फोटो टर्म कहां आया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? इंसिडेंट लाइट का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी किसी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। बिल्कुल वैसा ही है, यहां एक फोटोन इंसिडेंट हुआ। हर डायोड का अपना बैंड एनर्जी गैप होता है जिसको इजी से रिप्रेजेंट किया था SC बाई लेमडा। यदि अप्लाइड फोटोन या अप्लाइड एनर्जी इसके बैंड गैप से ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में यहां से इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा और एक करंट का सेटअप होगा। इसी पर बेस्ड है कि यहां फोटोन जिसका मतलब एनर्जी h न्यू ग्रेटर देन इसके बैंड एनर्जी गैप, और इस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा होगा और करंट का सेटअप हो जाएगा। वही कहता है आप। Photodiode is a special type of photo detector. Suppose an optical photons h nu is incident on semiconductor, और वो जो इंसिडेंट एनर्जी है ग्रेटर देन बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, दिस फोटोन विल एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, और कहता लिविंग ए वैकेंसी और होल इन द वैलेंस बैंड, जिससे कारण से क्या होगा? एज ए रिजल्ट फोटो करंट इज डेवलप्ड which is directly proportional to intensity of incident radiation. जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन, उतना ज्यादा करंट का सेटअप। इसका मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, और करंट का फ्लो उतना ही ज्यादा। इसको यूज कहां कर लेते हैं? जब इंटेंसिटी रेडिएशन को हमको डिटेक्ट करना होता है कि कितना इंटेंसिटी है, कितना ज्यादा है। ठीक, उससे हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा है लाइट ऑपरेटेड स्विचेस जितने भी होते हैं उसमें। फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक तो सिंबल आ जाएगा तो आप फोटोन को स्ट्राइक करते हुए दिखा दोगे। दूसरा इसका सर्किट डायग्राम किस मोड में कनेक्ट होगा? रिवर्स बायस में, क्योंकि यहां पर ये P है और ये किससे कनेक्ट हो गया? नेगेटिव टर्मिनल से। ये N है, किससे कनेक्ट हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल से। रिवर्स बायस मोड में आ गया। किस बेसिस पर बेस्ड है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। ठीक, इसको हम लोग फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं, और इसके यूजेस पूछ दिए जा सकते हैं। तो यूजेस में दो यूज है, इट इज यूज टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और लाइट ऑपरेटेड स्विच में इसको यूज करते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन आपको 1 मार्क का 2 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन रहेगा। तो सर्किट डायग्राम और इसका यूजेस। तीसरा आ जाए, कहता लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी बल्ब। तो लाइट एमिट कर रहा है, ऑब्वियसली डायोड से लाइट निकलेंगे। तो सिंपल सिलिकॉन जर्मेनियम को क्या हम यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम का जो बैंड एनर्जी गैप था कितना था? सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.7 या 8 था। अब जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, हम 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7500 या 7700, एक स्टैंड राउंड ऑफ कर देते हैं 4000 टू 8000। अब विजिबल स्पेक्ट्रम में तो जैसे हम एलईडी बल्ब देखते हैं, तो एलईडी बल्ब के कलर क्या क्या है भाई? जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में ब्लू होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, वायलेट होगा, इंडिगो होगा, इतने कलर है।
अब उसका हम बैंड एनर्जी गैप निकाल के देखें, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एससी बाई लेमडा। अब 4000 ऐसे एक सिंपल कैलकुलेट करके देखो, अभी आप लोग कॉपी में आपको आंसर मिलेगा। बहुत अच्छी चीज दिमाग में आई हमारे, और हमने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो बैंड एनर्जी गैप एस सी बाई लेमडा, एक सिंपल कैलकुलेशन कोई कॉपी में करके देखो। 6.6 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁻8, और वेवलेंथ हम ले लेते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू 4500 एंगस्ट्रम, तो 10⁻10, और इस होल क्वांटिटी को हम लोग 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करें तो देखो तो कितना आता है। अप्रॉक्स वैल्यू देखो, डिजिट को सॉल्व करो पहले। 6.6 इंटू 3 डिवाइड बाई 45 इंटू 1.6, और 10 का पावर देखो कितना है, जल्दी बताओ। 10 का पावर 3 बच रहा है, ये तुम्हारा 29, और ये 27 बचा। 27 और -34, -7, -7, और ये 10⁸, 10 बचा ऑनली। हाँ, कितना आया? हुँ? इस डिजिट को सॉल्व करो ना, ये डेसिमल हट गया। 66 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 16 इंटू 10 है। अरे ये सिंपल डिजिट में हमको बताओ। टोटल टेन से मल्टीप्लाई करके 2.75। क्या इतना बैंड एनर्जी गैप है सिलिकॉन जर्मेनियम का? नहीं है। इसलिए हम सिंपल जर्मेनियम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एलिमेंट नहीं ले सकते। इसका मतलब एलिमेंट के फॉर्म में एलईडी नहीं होगा। इसका मतलब एलईडी को फॉर्म करने के लिए हमको कंपाउंड सेमीकंडक्टर में जाना पड़ेगा, और वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हमने आपको पढ़ा रखा था, एलिमेंटल एज सिलिकॉन जर्मेनियम, और कंपाउंड में गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। इसलिए हम लोग यहां पर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ही यूज करेंगे। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। तो हमने अपने नोट्स में भी लिख दिया, ये प्रूफ भी हो गया मैथमेटिकली। तो सिंपली पीएन जंक्शन डायोड, सिंपली पीएन जंक्शन डायोड, और किस मोड में? देख लो, पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, मींस फॉरवर्ड बायस मोड में है। और ये कहता है कि एनर्जाइज्ड होगा। इसका मतलब एक ऐसा डायोड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे कि इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन का, होल्स पी रीजन का रिपेल होता टुवर्ड्स द जंक्शन जहां पे इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होते हैं। और उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और फॉरवर्ड करंट यदि कम होगा, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड स्मॉलर है। ठीक। अब इस कंडीशन में हमने कहा कि सेमीकंडक्टर जो यूज करते, देखो यहां पर ध्यान से, मिनिमम कितना होना चाहिए इसका? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम। अब जब रेंज निकालोगे तो 1.8 से लेकर के 3 पॉइंट समथिंग तक जाएगा। हमने 4500 पर निकाला, अब 7000 पर निकालोगे मोर देन 3, तो वो रेंज बन जाएगा। और वो रेंज में कौन आता है? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या गैलियम फॉस्फाइड। समझ में आ गया? तो इसका सिंबल, सर्किट डायग्राम,
कौन सा एलईडी यूज करते हैं, किस कंपाउंड सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं, बैंड एनर्जी गैप मिनिमम कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेंज याद रखिएगा 1.8 से 3 पॉइंट, एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा 4000 पे और एक बार 7500 पर करके देख लेना कितना आ रहा है। आ गया समझ में? इसी पर बेस्ड सोलर सेल है। सोलर सेल में भी वही सिंपल सिलिकॉन जर्मेनियम यूज नहीं करेंगे, वहां भी कंपाउंड के फॉर्म में यूज करेंगे। वहां भी हमको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग सोलर सेल में ऑब्वियसली सनलाइट को इंसिडेंट होते हुए दिखाते हैं। तो सिंबल हमारा ये बन जाए, ठीक, सनलाइट को इंसिडेंट करते हुए दिखाएंगे। और ये बेस्ड है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पर। और सेमीकंडक्टर इसमें जो रीजन है वो थिन बनाया जाता है, लाइट इंसिडेंट होता है और उसके बैंड एनर्जी गैप पर इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होने के कारण से इससे करंट का सेटअप होता है। और जो बैटरी जो हम लोग इन बैटरी यूज करते हैं उसमें करंट का सप्लाई होता है और बैटरी को वो रिचार्ज कर देता है और उससे हम लोग आउटपुट निकाल लेते हैं। तो सिंपल हम लोग इन्वर्टर में जो बैटरी यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल सोर्स से उसको एनर्जी प्रोवाइड करके चार्ज करते हैं। यहां पर हम लोग सन एनर्जी को यूज करते हैं, डिफरेंस इतना ही है। और पीएन जंक्शन डायोड जो प्लेट बना रहता है, सोलर पैनल, वहां पर पी और एन रीजन क्रिएट होता है और वहां सनलाइट इंसिडेंट होता है। इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन के कारण से एक करंट का फॉर्मेशन और वो बैटरी को चार्ज करता है। सिंबल हमारा ये होगा, ठीक। कौन सा सेमीकंडक्टर एलिमेंट लेंगे? कंपाउंड के फॉर्म में, नॉट एलिमेंट, कंपाउंड के फॉर्म में गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और गैलियम फॉस्फाइड या कैडमियम सल्फाइड भी यूज कर लेते हैं, ठीक। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 4 हमारे पास डायोड के टाइप है, कोई एक टाइप आ सकता है। तो ये आपका डायोड वाला सेगमेंट सीबीएसई बोर्ड के लिए खत्म। अब यहां पर नेक्स्ट है, थोड़ा सा आप लोग का टाइम लेंगे बिहार बोर्ड के बच्चे, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का एग्जैक्ट मीनिंग है ट्रांसफर द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को वो ट्रांसफर करता है, ठीक। और यहां पर वही लिखा ट्रांसफर रजिस्टर। ट्रांजिस्टर को किसी तरह का हीटर और हॉट फिलामेंट नहीं चाहिए, ये साइज काफी स्मॉलर होता है। पहले इसी की जगह पर वाल्व थे जो ट्रायोड बनते थे, पेंटोड बनते थे, अब उसी को रिमूव करके ट्रांजिस्टर बन गया। और इसी में 2 पार्ट आ जाता है, जब जंक्शन बनता है तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और जहां पर गेट ड्रेन सोर्स होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बनता है। तो 2 कॉमन ट्रांजिस्टर बीजेटी और एफईटी। बीजेटी का फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो खैर ये एडवांस स्टडी में आपको पढ़ना है। अब यहां पर ट्रांजिस्टर के बेसिकली हमने कहा कि 3 टर्मिनल होंगे। एक टर्मिनल को हम लोग एमीटर कहते हैं, दूसरे टर्मिनल को बेस कहते हैं, तीसरे टर्मिनल को कलेक्टर कहते हैं। अब एमीटर क्या करता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को करंट प्रोवाइड करता है और ये हेली, मतलब एक तरह से जो डोपिंग होता है इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका डोपेंट का ज्यादा होता है, इसलिए हेवीली डोप्ड कहते हैं। और बेस लेयर को थिन बनाते हैं, ये लाइटली डोप्ड कहलाता है। और कलेक्टर एमीटर के रिस्पेक्ट में हाईली डोपिंग होता है, क्योंकि कलेक्ट में ज्यादा अमाउंट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन या इलेक्ट्रॉन होल उस एंड पर ज्यादा पहुंचते हैं, जिसके कारण से करंट का फ्लो होता है। इसलिए कलेक्टर का डोपिंग हाइयर होगा, हेवीली डोपिंग होगा देन एमीटर। अब यहां एमीटर बेस कलेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही हमने यहां पर सर्किट में बताया। 2 तरह का ट्रांजिस्टर होता है, ध्यान दे दो। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। एनपीएन में यहां पर देख लीजिए 2 एन के बीच में पी, 2 ब्रेड आइडेंटिकल होगा और पी बटर होगा, तो सैंडविच बनेगा, ठीक। तो यहां पर यही कहता है कि यहां पर 2 एन होंगे और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे। हमारा एक है तो ध्यान दे दो, और वो तो बात कर रही है। यहां पर देखो 2 एन है और एक पी है। इस एंड को, अब ये भी कंफ्यूजन है कि हम किधर एमिटर रखें, लेफ्ट रखें कि राइट रखें, वो भी कंफ्यूजन दूर होगा सर्किट डायग्राम में।
इस एंड को एन, इस एंड को एन, दो ब्रेड के बीच में पी, आलू रख दो, बटर रख दो, सैंडविच। तो यहां पर एन और एन, ये एमीटर, ये कलेक्टर, और बीच में जो रीजन है वो बेस का। अब जिस एंड पर एरो लगा हुआ है वो एरो एमीटर होगा, विदाउट एरो वाला कलेक्टर। सर्किट डायग्राम में एक सर्कुलर पार्ट दिखाते हैं, बेस को हमने सिंपल लाइन से ड्रॉ किया, ये ऐसे बनता है। ये तो ऑलरेडी हमने आपको बताया कि 2 एन होगा, यहां एक एन, यहां एक एन, और ये पी, एन पी एन बन गया। अब आप कह रहे हैं कि सर आप यहां एमीटर लिख रहे हैं या कलेक्टर लिख रहे हैं या बेस लिख रहे हैं। ठीक, तो इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे भाई? आपने नाम दे दिया एमीटर इधर, कलेक्टर इधर, बेस इधर। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखते हैं तो जो ट्रांजिस्टर आपको हाथ में दे दिया जाए कि ट्रांजिस्टर को पहचानो कौन सा एमीटर है कौन सा कलेक्टर, तो आप अपने हाथ पे ट्रांजिस्टर को रखेंगे और ट्रांजिस्टर जो भी डिवाइस दिया रहेगा अपने हाथ पे रखेंगे या कॉपी पे रखेंगे और उसमें देख लेंगे कि कौन सा एंड कैसे रखने पर सी का फॉर्मेशन होता, कैसे रखने पर सी का फॉर्मेशन होता है। जब सी का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसमें थ्री लेग्स बनते हैं, ऐसे 3 लेग्स, 3 पैर होते हैं। ठीक, ये अलग तरह का जानवर है। ठीक है, 3 पैर वाला है, नहीं कहते 4 पैर वाले चौपाया जानवर। ठीक है, तो 3 पाया जानवर है। अब याद रखना, यस, हाँ। अब यहां पर ये बीच वाला रीजन बेस होता है, ऊपर वाला रीजन कलेक्टर और नीचे वाला रीजन एमीटर होता है। ठीक, अब यहां पर आ जाए ऐसे सर्किट डायग्राम में, ये वाला बेस कहलाता है, यहां से एक वायर निकलेगा, इस एंड को ऐसे देखा। अब दोनों में से कौन कलेक्टर कौन एमीटर? जिधर एरो लगा है वो रीजन हमारा एमीटर का और विदाउट एरो वाला कलेक्टर रीजन हो जाए। अब एरो क्या डिफाइन करता है? एरो डिफाइन करता है, ध्यान से, एरो यदि ऐसे है, हमने जान के इसका उल्टा बनाया, एरो ऐसा है, एरो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा P to N, P to N। इसका मतलब यहां P हो गया, यहां N हो गया, और ये जो बिहेवियर है वही बिहेवियर यहां, ये बन गया PNP। अब इसी को हम एरो को उल्टा कर दे, एरो को ऐसे कर दिया, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, जहां एरो वो एमीटर, विदाउट एरो कलेक्टर, बीच में बेस, और ये एरो कैसे है? P to N। इसका मतलब यहां बेस में P हो गया, एमीटर रीजन में N, तो ऑब्वियसली यहां भी N हो जाएगा। आया समझ में? तो ये बन गया हमारा NPN ट्रांजिस्टर। इसी तरह से अब NPN ट्रांजिस्टर्स में क्या होगा? N क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? एमीटर टू कलेक्टर या एमीटर टू बेस, फिर बेस से कलेक्टर रीजन। दूसरा आ जाए PNP ट्रांजिस्टर, तो 2 P और 1 N। अब वहां पर जैसे वहां वैशाली का ब्रेड था 2 N, अब बीच में बटर था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, साहिल बोले कि नहीं हमको उस टाइप का ब्रेड, ऐसा नहीं चाहिए सैंडविच, हमको ज्यादा क्वांटिटी वाला चाहिए, तो भाई ऊपर दोनों तरफ बटर लगा देगा, बीच में एक ब्रेड डाल देते हैं, तो वो भी तो सैंडविच हो जाएगा। ब्रेड मतलब ब्रेड और बटर का सैंडविच। अब दूसरा वाला हो गया बटर और ब्रेड का सैंडविच, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 P और 1 N बन जाएगा। तो यहां पर बाय मिस्टेक ये है, इसको हम ठीक कर देते, यहां पर 2 P होगा और यहां N होगा। ठीक है, वो फिर अभी पता चल गया कि क्या मिस्टेक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर एरो देख लीजिए, एरो से आप पता कर सकते हैं क्या एरो रिप्रेजेंट कर रहा है?
P2N, इसका मतलब यहां पर ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रीजन N और ये P। यहां पर ये P लिखाएगा, ये भी P लिखाएगा, ये N लिखाएगा। पाई मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, हमने यहां पर रिमूव भी कर दिया। आ गया समझ में? तो दो तरह का ट्रांजिस्टर, बेसिक जानना जरूरी है। अब यहां पर ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता, थोड़ा 5 मिनट रुक जाएंगे तो सारा हो जाएगा। किस तरह की बायसिंग है यहां पर देखिएगा, 4 रीजन बता रहे हैं। इनपुट में पहले ट्रांजिस्टर को देख लो, हम सारे टर्म जितने मोड बनते हैं वो लिख दिया हमने। अब इससे आपको सारा चीज पता चलेगा। हमारे पास बेसिकली ट्रांजिस्टर का ध्यान दो, हम एनपीएन बातचीत नहीं करोगे, एनपीएन ही ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा बेस, ये हमारा एमीटर, ये कलेक्टर। इनपुट में हमारा हमेशा एमीटर बेस होगा, ये इनपुट हो गया, आई एन लिख दिया। आउटपुट में बेस कलेक्टर होगा, ओ यू टी लिख दिया। अब ट्रांजिस्टर कहता है कि यदि एक्टिव मोड में होगा, जिसको हम लीनियर मोड ऑपरेशन कहते, बिल्कुल इसी मोड में। सैचुरेशन मोड में होगा तो कहता मैक्सिमम कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। ठीक। तीसरा है कट ऑफ मोड में होगा तो हम इसको स्विच में यूज करते हैं। फोर्थ इनवर्स मोड में होगा, मतलब हम कलेक्टर को यहां ले आए और एमीटर को इधर ले आए। ठीक। अब कनेक्शन जब होता है तो नॉर्मली इनपुट को फॉरवर्ड बायस रखते हैं और आउटपुट को रिवर्स बायस। एक्टिव मोड में होगा तो इनपुट हमारा फॉरवर्ड बायस होगा और आउटपुट हमारा रिवर्स बायस होगा। जब सैचुरेशन हो जाएगा तो इनपुट हमारा फॉरवर्ड बायस, आउटपुट भी फॉरवर्ड बायस। जब कट ऑफ मोड में आएंगे तो इनपुट रिवर्स बायस, आउटपुट फॉरवर्ड बायस। इनवर्स मोड में एमीटर और कलेक्टर को इंटरचेंज कर देंगे। इतने तरीके से हम ट्रांजिस्टर को वर्क कराते हैं और हमारे सिलेबस में या हम जो यूज करेंगे अधिकतर हम लोग एक्टिव मोड में यूज करेंगे। तो मोस्ट कॉमनली या कह सकते हैं कि कौन सा मोड है जिसमें कि ट्रांजिस्टर प्रॉपरली वर्क करता है या ट्रांजिस्टर का हम एम्प्लीफिकेशन करें, उस कंडीशन में हम लोग एक्टिव मोड ही यूज करते हैं। अब यहां पर एक बेसिकली एनपीएन ट्रांजिस्टर हम सर्किट डायग्राम बनाए हैं। सर्किट डायग्राम में देख लीजिए, बहुत मेहनत पड़ा ये सब ड्रॉ करने में, आसान नहीं है। यहां पर एनपीएन है। एन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, और पी में फोर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। अब यहां पर ये एन है, ये रीजन हमारा एमीटर का है, ये रीजन एमीटर, ये बेस, और ये हमारा कलेक्टर है। ठीक। अब यहां पर इसी को इस सर्किट डायग्राम में भी दिखा दिया, बिल्कुल वैसा ही यहां पर यूज किया है। यहां पर ये सर्किट डायग्राम में एनपीएन एरो दिखाया, P2N। इनपुट में अब आपको देखना है कि हम एक्टिव मोड में यदि जाते हैं तो इनपुट में क्या क्या है। तो इनपुट में हमारे पास यहां एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर। ठीक। अब इनपुट में फॉरवर्ड बायसिंग करना है। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग टर्मिनल लेना है। तो यहां इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को यदि हम नेगेटिव से कनेक्ट करें तो ये फॉरवर्ड बायस का है, इसलिए ये एक्टिव मोड में
इनपुट फॉरवर्ड बायस हो। यहां भी क्या है देख लीजिए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और हमने कहा एक्टिव मोड में लेना है, इसका जस्ट अपोजिट पोलैरिटी रिवर्स बायस कहलाएगा। इनपुट क्या बना फॉरवर्ड और आउटपुट क्या बन गया रिवर्स बायस। ठीक, अब यहां एमीटर रीजन में करंट का फ्लो कर रहा है, तो यहां पर हम लोग मिली एम्पियर यूज करेंगे। बेस लाइटली डोप्ड होता है इसलिए हम इसमें माइक्रो एम्पियर यूज करते हैं। यहां हेवीली डोप्ड है इसलिए मिली एम्पियर यूज करते हैं। ठीक, करंट का फ्लो देख लीजिए। अब ध्यान से, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो जो करंट का फ्लो होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, तो एमीटर करंट आई ई मिलेगा। ठीक, और यहां का पॉजिटिव पोटेंशियल है तो एक करंट बेस रीजन में चला गया और यहां से करंट का फ्लो हुआ तो आईसी हो गया जो कलेक्टर करंट है। अब यहां पर किरचॉफ्स जंक्शन रूल इस्तेमाल होता है। कहीं भी जंक्शन पे आप गौर करके देख लीजिए, यहां एमीटर करंट का फ्लो हो गया और ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, आई बी और इधर आई सी। इसका मतलब आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होगा। अब ये कैसे फॉर्म करता है? सिंपल, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, ध्यान दीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रॉन और होल कॉम्बिनेशन बेस रीजन में हो गया, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ओनली 5%। इससे हम लोगों को बेस करंट मिलता है। तो बेस करंट मिलता 5% ऑफ एमीटर करंट, आई ई का 5%, 0.005 आई ई। रिमेनिंग जो 95% है वो कलेक्टर रीजन में कंबाइन करते हैं, और कलेक्टर रीजन में जो 95% इलेक्ट्रॉन हुआ उसको ये टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इससे हमारा कलेक्टर करंट मिलता है 95% ऑफ एमीटर करंट। इट मींस 0.95 ऑफ एमीटर करंट। दोनों को ऐड करो तो आई बी प्लस आई सी इक्वल टू आई ई बन जाएगा। तो हर जगह किरचॉफ्स लॉ अप्लाई है। यहां हमको सर्किट डायग्राम पूछा जाएगा और ये कॉम्बिनेशन हुआ तो कैसे, इसी को सर्किट डायग्राम में बना दिया, और यहां पर हमने एक लिख भी दिया कि 5% एमीटर इलेक्ट्रॉन कंबाइंड विद द होल्स इन द बेस रीजन resulting base current, and remaining 95% electrons enter the collector region resulting collector current, that is I is equal to IC plus IB। ये हो गया एनपीएन। इसी तरह से पीएनपी पर आ जाए। पीएनपी पर दो पी और एन। पी पर क्या है भाई, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल, और एन पे इलेक्ट्रॉन। पी को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग या टर्मिनल, थोड़ा हमको लगता है कि हमसे मिस्टेक हुआ है, इसको हमको ठीक कर देना चाहिए। यहां ठीक है, यहां ठीक कनेक्शन किया, यहां पर नहीं कर पाए, हो सकता है कि नींद आ रही होगी, ये याद रखिएगा। तो ये फॉरवर्ड बायस रहेगा क्योंकि पी से कनेक्ट है, और ये हमारा क्या आएगा रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायसिंग में क्या आना चाहिए, यहां पर निगेटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस मोड में होना चाहिए, और ये फॉरवर्ड बायस में। यहां पे बिल्कुल ठीक कनेक्शन किया है, यहां पर प्रॉपरली किया है। ठीक, इसको ठीक कर लेंगे। अब फिर वैसे ही हो गया, करंट का फ्लो देख लीजिए। यहां से करंट का फ्लो हुआ, क्या मिला आई, और यहां से जो होल इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन बेस रीजन में आए 5% का कॉम्बिनेशन हुआ, तो इससे एमीटर करंट मिला 5% का कॉम्बिनेशन हो गया, और रिमेनिंग 95% कलेक्टर रीजन में चले गए। आई भी इंटर कर रहा है, आई सी भी इंटर कर रहा है, और दोनों का सम आई ई के इक्वल हुआ। यहां भी किरचॉफ्स लॉ फॉलो किया। ठीक, इसी चीज को यहां पर हमने लिख भी दिया एक लाइन, 5% एमीटर
रीजन में होल कंबाइन कर रहा है इलेक्ट्रॉन से बेस रीजन में, तो आई भी मिल गया 0.05 ऑफ आई, और 95% ऑफ एमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट, दैट इज आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इस तरह से ट्रांजिस्टर वर्क करता है। तो ट्रांजिस्टर का बेसिक पार्ट बता दिया। अब इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉमन एमीटर कॉमन बेस, वो भी आपके सिलेबस में है, तो नेक्स्ट क्लास में, और फिर लॉजिक गेट। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।